Hello students, I hope you are doing great and today we are going to start with new subject that is economics और I know कि क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए ये पहली बार इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स से और बहुत सारे बच्चों के अंदर ये फियर भी आ गया है कि मैम इकोनॉमिक्स जैसा नया सब्जेक्ट जो हमारे लाइफ में एंटर किया है उसमें हमें क्या करना होगा। मतलब बहुत सारे बच्चों के माइंड्स में ये डाउट्स रहते हैं कि क्या ये अकाउंट्स की तरह होगा या हमें यहाँ पे मैथ्स की तरह कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ जाएंगे या यहाँ पे रीजनिंग वाली चीज़ें आएंगी या थ्योरी है। मैम क्या करना है इसमें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अगर ये बात बोलूँ जो कि तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए वो ये है कि ये आप पहली बार पढ़ ही नहीं रहे हो। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपनी हर डे अप्लाई करते ही आ रहे हो और वही बस आपको इस बार पढ़ना है। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है मैम, पहली बार तो हमें ये नाम सुनाई पड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि हम ये अपनी लाइफ में अब तक करते आ रहे हैं। सो मैं बोलूँगी यस ऐसा ही है, बट ऐसा कैसे है वो हम सब एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इस चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस कराऊंगी इकोनॉमिक्स से, एक ऐसे सब्जेक्ट से जो आप अपने लाइफ में अब तक करते ही आ रहे थे, बट कैसे। चलो शुरू करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये आप हो और यहाँ से आपका आंसर मिलने वाला है, मतलब जो मैंने आपको बोला ना कि अपनी लाइफ में अप्लाई करते आ रहे हो, बस नाम आप पहली बार सुन रहे हो इकोनॉमिक्स, तो कैसे रिलेट करेंगे। देखो जैसे आपने कभी देखा होगा, मोस्ट आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी मम्मी या पापा शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं और आपको लेके जाने वाले होते हैं, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, वो आपसे बोलते हैं कि अपनी लिस्ट बना लो। मैम ऐसा तो बोलते ही नहीं है। अरे अगर मान लो वो बोलते हैं कि अपनी लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको खरीदना है, तो आप एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट बना लेते हो कि मुझे तो चॉकलेट भी चाहिए, मुझे ये स्टेशनरी भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे शूज़ भी चाहिए, मुझे आईफोन भी चाहिए, ऑरेंज वाला, मुझे बहुत कुछ चाहिए, है ना। आपकी तो लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। बट ये बताओ कि जो मम्मी और पापा होते हैं वो आपको सारी चीज़ें दिलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। नो मैम, ऑफ कोर्स उनके पास बजट उतना होता ही नहीं है। मान लीजिए हमारी तो डिमांड इतनी हाई फाई है, बट सब थोड़ी ना ले पाते हैं मैम। मम्मी के पास बजट कम होता है, पापा के पास जितना बजट होता है उस अकॉर्डिंग हमारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको वो दिलवाते हैं हमसे बोल के, अदरवाइज सब छोड़ के आते हैं हम लोग। यस मतलब एग्जैक्टली ये हो रहा था कि मनी जो था वो आपके पास, मामा के पास, पापा के पास लिमिटेड था, लेकिन आपकी जो नीड्स थी वो क्या थी, अनलिमिटेड, कोई अंत ही नहीं है। मतलब अगर आप कोई वो पूरी लिस्ट पूरी भी कर देना फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ रह जाएगा कि यार ये भी तो लेना है ना। तो वांट्स क्या है आपकी, अनलिमिटेड, और जो रिसोर्स कह ले, मनी या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके थ्रू अपनी वांट्स आप सेटिस्फाई करो, उसको हम बेसिक में बोलेंगे रिसोर्स, वो क्या है, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यही तो एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स है, यही तो इकोनॉमिक्स है कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि आप क्या लो, क्या छोड़ दो, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप सेटिस्फाई करो उस लिमिटेड रिसोर्स से। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स, और ये अपनी पूरी डेली लाइफ में अप्लाई करते आते हो। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब आप क्या करते हो, आप डायरी खोलते हो, आप देखते हो कि यार मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उतनी देर से तो बस खेल रहा था, मोबाइल चला रहा था, रील्स स्क्रॉल कर रहा था, अभी तो 2 घंटे हैं, क्या करूं। फिर आप देखते हो कि यार कल किसी का टेस्ट है तो पहले वो पढ़ लेता हूँ, ठीक है, पहले उसको कर लेता हूँ, जितना टाइम लग रहा है, फिर समय बचेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख के हटा दूंगा। तो यहाँ पे भी तो बेटा आप चॉइस कर रहे हो कि उस लिमिटेड टाइम को लेके जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसमें से आप वो चीज़ सेलेक्ट करके कर रहे हो, वो चीज़ चूज कर रहे हो जो आपको लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको करके मैं सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता हूँ। तो ये होती है इकोनॉमिक्स, जो हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया है। अभी हम बहुत डेप्थ में समझेंगे कि कैसे आई, क्या मतलब है, बट ये आपका आंसर क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, बल्कि आप अपने लाइफ में इसको यूज़ करते हो डेली, ठीक है। बस नेम से पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हो तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या है। अब हम आ रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को लेके, इन डेप्थ में लेके कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। डेफिनेशंस की बात करेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का टर्म है वो कहाँ से आया, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया।
तो स्टूडेंट्स ये जो इकोनॉमिक्स है ये आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, मतलब ये जो ग्रीक वर्ड है, टू ग्रीक वर्ड्स, इनको कंबाइन करके आपका इकोनॉमिक्स बना है। वो कौन से हैं? फर्स्ट इज ओक्यूस एंड नेक्स्ट इज नॉमस, ओक्यूस नॉमस, इससे आपका इकोनॉमिक्स बना हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओक्यूस? ओक्यूस का मतलब क्या होता है? तो ओक्यूस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर आप यहाँ देखो ना तो आप ये कहोगे कि इकोनॉमिक्स कोई बहुत बाहर से नहीं आया है, ये हमारे घर से ही शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ? ये हमारे घर से ही शुरू हुआ है कि हम अपने घर में चीज़ों का कैसे मैनेजमेंट करते हैं। दिस इज इकोनॉमिक्स, क्योंकि वर्ड से तो यही समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स मतलब ओक्यूस मतलब हाउस होल्ड मतलब घर, मैनेजमेंट मतलब चीज़ों की प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल। तो कैसे आप अपने घर में जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, जैसे मम्मी को पता है कि घर में बजट जो है वो लिमिटेड है, दाल चावल ये सारी चीज़ें जो है वो लिमिटेड है, उससे हमें पूरा महीना निकालना है, तो उनको हमें कैसे मैनेज करना है, फंड्स का कैसे मैनेज करना है, चीज़ों का कैसे मैनेज करना है, जिससे हम अपने आप की सेटिस्फाई कर पाएँ। दिस इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो टुगेदर इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जस्ट लाइक अ फैमिली मस्ट मैनेज इट्स लिमिटेड मनी, अ होल सोसाइटी ऑल्सो नीड्स टू मैनेज इट लिमिटेड रिसोर्स। बेटा जैसे एक फैमिली को ज़रूरत है ना कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्स लाइक मनी उसको मैनेज करे प्रॉपरली। भाई पैसा लिमिटेड है, उसी पैसे से आपको अपने घर की ज़रूरतों के सामान खरीदने हैं, राशन खरीदना है ना, उसी से आपको बच्चों की फीस देनी है, उसी से आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, उसी से आपको रेंट देना है, तो उसको तो प्रॉपर यूटिलाइज करना ही होगा ना। जैसे एक घर अपने लिमिटेड रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है, वैसे ही पूरी कंट्री में भी तो रिसोर्स लिमिटेड ही तो है। वो क्या कभी बाहर से आ गई है? नहीं। सोसाइटी कैसे बनी है? सबसे मिलके बनी है और सबको यही प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसका मतलब पूरी कंट्री में भी यही प्रॉब्लम है कि रिसोर्स कम है, रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड, और हमें उसको क्या करना है? सेटिस्फाई करना है टू द मैक्स। सो जैसे हमारी फैमिली अपने लिमिटेड मनी को मैनेज करती है, वैसे ही सोसाइटी भी अपने लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज करती है। इसीलिए हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे टू ग्रीक वर्ड ओक्यूस नॉमस दैट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट से निकल के आया, ठीक है। तो अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन देखें जो आपकी बुक में दी गई है, वो ये दी गई है कि जनरली इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम बोले कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक जनरल डेफिनेशन जो कि आप देखोगे ना, अभी इसी डेफिनेशन से ही पूरी कहानी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। कहते नहीं एक चीज़ से महाभारत शुरू हो गई, वहाँ से इसका भी पूरा एक कह लो कि महाभारत ही शुरू होने वाली, क्योंकि सब लोग अपने अपने थॉट्स को लेके आएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक जनरल डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को बस ये कह दिया गया कि एक सोशल साइंस है, मतलब सोशल साइंस है बेसिकली हम ह्यूमन टच सोसाइटी को लेके थोड़ा बातचीत करेंगे, मतलब बेसिकली साइंस नहीं है कि फैक्ट फैक्ट फैक्ट, सोशल साइंस है, ठीक है, इमोशंस फीलिंग ये सब भी इन्वॉल्व हैं। तो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिकली ये सोशल साइंस है, मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, और ये क्या स्टडी करती है कि लोग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? वो चीज़ें जो आप पैसे कमाने के लिए करते हो, ठीक है, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने बोला जनरल डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है, मतलब वो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटी हम एज अ ह्यूमन बीइंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको स्टडी करती है, वही हो गया इकोनॉमिक्स। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है। आपको इसमें इन डेप्थ ये नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी स्टडी करते हैं, बट क्यों स्टडी करते हैं, गोल क्या है, ठीक है। लोग पैसा, अगर लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी मेकिंग एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो पर्पस क्या है, किस लिए कर रहे हैं, उसका जवाब इस जनरल डेफिनेशन ने नहीं दिया था। और यहीं से अलग अलग ऑथर्स आएंगे अब जो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि सबको यही लगा कि ये चीज़ नहीं हो सकती। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक्स वो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करे। अरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करे, बट गोल क्या है, क्यों स्टडी कर रहा है, मोटिव क्या है, लोग क्यों एक्टिविटी कर रहे हैं, वो तो इकोनॉमिक्स ने बताया ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है जिसका हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो इससे हमारे सबसे पहले एडम स्मिथ आते हैं, जो कि
इस जनरल डेफिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ कि लोग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्यों करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है वो मैं बताता हूँ। तो एडम स्मिथ जो थे उन्होंने आपकी कौन सी डेफिनेशन दी है, याद होना चाहिए आपको, उन्होंने आपको वेल्थ डेफिनेशन दी है। कौन सी डेफिनेशन दी है, वेल्थ डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। मतलब उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है वेल्थ की। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, वेल्थ की स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो वेल्थ की स्टडी करता है। इन्होंने बोला ये, इनका बिलीव ये था कि जो मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक्स का वो होता है वेल्थ की स्टडी करना। सिंपल, इनका मतलब था कि लोग एक्टिविटी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, बट वो क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने वो जो दिशा दी ना, वो जो गोल दिया, वो जो रीजन दिया, वो दे दिया वेल्थ, कि उन्हें वेल्थ कमाना है इसलिए वो कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स यही पढ़ता है, मतलब इकोनॉमिक्स इसी चीज की स्टडी करता है कि लोग वेल्थ कैसे कमाते हैं, ठीक है, लोग कैसे वेल्थ कमाते हैं और उसको कैसे बढ़ाते हैं। हमें इकोनॉमिक्स में यही पढ़ना है। इनका मतलब बस इकोनॉमिक्स को लेके इतना ही था। इन्होंने बोला कि वेल्थ ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। मतलब इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करेगा, वेल्थ की स्टडी करेगा। नाउ द क्वेश्चन कम कि इनके हिसाब से वेल्थ क्या था मैम, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आना मैम वेल्थ क्या, कौन सी वेल्थ क्रिएट, मतलब पैसा सिर्फ ये वेल्थ है, क्या है वेल्थ। तो इनके अकॉर्डिंग जो वेल्थ था वो है मटेरियल्स गुड। और आपको ये ना जो टर्मिनोलॉजी है इनकी एक एक चीज़ों की, कि इनके हिसाब से वेल्थ क्या था, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में वैसे आए। तो वेल्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला वेल्थ का मतलब है मटेरियल गुड, मतलब कि गोल्ड, लैंड, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें। मतलब जितनी भी ज़्यादा मटेरियल गुड्स होंगे जिस कंट्री में, उतनी ज़्यादा उस कंट्री की क्या होगी, वेल्थ होगी। मतलब जैसे मान लो आपकी कंट्री है इंडिया, और मान लो क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने ज़्यादा मटेरियल गुड होंगे, लाइक जितनी ज़्यादा हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी ज़्यादा चेयर, टेबल, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, स्टॉक, जितना सब कुछ ये सब है, उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि हमारी कंट्री वेल्दी नेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ भरमार है सारी मटेरियल गुड्स की। मटेरियल गुड बेसिकली जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, टैंजिबल गुड्स में कहेंगे हम, मटेरियल गुड्स होते हैं। तो उन्होंने बोला जिस कंट्री में जितने ज़्यादा मटेरियल गुड्स हैं वो तो उतनी ज़्यादा वेल्थ है। और हमारी कंट्री में, हर कंट्री में जो पर्सन है वो बस वेल्थ क्रिएट करने में लगा हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में रिसोर्सेज होंगे, और जितने ज़्यादा हमारी कंट्री में रिसोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा हम अमीर होंगे। और इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी करता है, ये हमारे एडम स्मिथ ने बोल दिया। इफ प्रोडक्शन ऑफ गुड इंक्रीज कंट्री बिकम रिच। इनका सिंपल यही कहना था, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा हम फैक्ट्री सेटअप करेंगे, जितनी ज़्यादा हम लैंड, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब, लैंड तो ऑफ कोर्स आपके पास है अवेलेबल, उस लैंड का जितना ज़्यादा यूज़ करके, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करके, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास वेल्थ होगी। और जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतना बड़ा कह सकते हैं कंट्री क्या होगी, रिच होगी, उतना बड़ी कंट्री होगी। तो सिंपल वर्ड इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसी वेल्थ की स्टडी करता है कि हम वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं और कैसे हमें उसको इंक्रीज करना है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमें यही बताता है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को इस चीज़ में बांध के रख दिया, ठीक है, कि लोगों का मेन गोल है वेल्थ कमाना, वेल्थ इंक्रीज करना, और जितनी ज़्यादा एक कंट्री में वेल्थ होगी उतना ज़्यादा उसके पास रिचनेस होगी, ठीक है। तो फीचर्स की बात करें तो इनका देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी तक जो मैंने डिटेल में बताया, तो आपको फीचर्स ऑटोमेटिकली सारे आ गए होंगे, ठीक है। लिमिटेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बट फीचर्स आपको समझ में आ रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने यही बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसकी स्टडी करता है, जो स्टडी करता है आपकी वेल्थ की, ठीक है। मेन फोकस क्या है, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड इंक्रीज। बेसिकली हमें इकोनॉमिक्स में इन्होंने बोला यही समझना होता है कि हम कैसे वेल्थ को प्रोड्यूस करें, मतलब हमें दिमाग लगाना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और कैसे हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट करें। मटेरियल गुड्स की बात करी इन्होंने, मतलब अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि वेल्थ मतलब क्या, किस चीज़ से हमें वेल्थ जनरेट होगी। तो उन्होंने बोला जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल गुड, मतलब टैंजिबल गुड्स लाइक लैंड, बिल्डिंग हो गया, हमारा फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, जितना ज़्यादा हम इन सब का प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास वेल्थ होगी। तो इन्होंने वेल्थ को जोड़ा किससे है,
मटेरियल गुड्स से। सिर्फ फिजिकल गुड्स ही वेल्थ है, मतलब सिर्फ फिजिकल गुड्स का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना ही क्या है, वेल्थ है। टीचिंग, मेडिकल एक्सेट्रा को इन्होंने काउंट नहीं किया, क्योंकि टीचिंग, मेडिकल सर्विसेज ये सब इनके हिसाब से क्या है, इनटेंजिबल चीज़ें हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला इनका अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, मतलब अगर एक कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विसेज हैं, तो उन्होंने बोला वो चीज़ वेल्थ नहीं है, ठीक है। इनका मानना था कि वो वेल्थ नहीं है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक कंट्री में हो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कंट्री रिच है। कंट्री रिच तब है जब उसके यहाँ टैंजिबल गुड्स, मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि वेल्थ के कॉजेज क्या है। मीन्स इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि हम वेल्थ को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं नेशन की, मतलब क्या, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी लाएं, क्या हम स्किल्स डेवलप करवाएं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करके वेल्थ इंक्रीज कर पाए। तो ये कॉज ऑफ वेल्थ पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन कौन होता है इनकी नज़र में? इन्होंने बोला इकोनॉमिक मैन एक ऐसा पर्सन है जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कंट्री में वेल्थ जनरेट कर रहा है। मतलब इनका मानना था कि अगर कोई भी पर्सन वेल्थ जनरेट कर रहा है तो वो अपने पर्पस के लिए कर रहा है। अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है, कोई भी पर्सन फैक्ट्री लगा रहा है, तो वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा अर्न कर पाए। इस मोटिव से हर इंसान काम करता है। वो इन्होंने बोला कि अ पर्सन एक्ट मेनली फॉर सेल्फ इंटरेस्ट टू अर्न मोर वेल्थ इज इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन वो पर्सन है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सिंपल। तो ये कुछ इनके वेल्थ की डेफिनेशन के फीचर थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स को कहाँ तक लिमिटेड कर दिया, वेल्थ से, कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल गुड्स प्रोड्यूस करना है, इसकी बात होती है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाए। अगर हम इनकी लिमिटेशन की बात करें तो अभी आपको भी कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा कि इनकी कमी क्या थी। मैम सबसे ज़्यादा कमी तो हमें ये लग रही है कि सिर्फ वेल्थ वेल्थ वेल्थ, पैसा कैसे बनाए, पैसा कैसे बनाए। अभी आपने बोला वहाँ पे कि ये नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक सर्विसेज, हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज, टीचिंग, इन्होंने इन सबको तो इग्नोर ही मार दिया। तो यही तो सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही, क्या उसके बिना चीज़ें हो जाएंगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो इनकी लिमिटेशंस यही थी, जिसके बाद इनको काटते हुए और ऑथर्स आए, ठीक है। वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने ये बोला कि जो एडम है ना, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी वेल्थ को। इन्होंने ह्यूमन के वेलफेयर की बात ही नहीं की। इन्होंने बस ये बोला कि कंट्री में जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतना ज़्यादा वो कंट्री रिच होगा। आप ये बताइए, ठीक है, ऑथर्स ने काटते हुए इनको ये पूछा कि आप ये बताइए कि मान लीजिए एक कंट्री में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल गुड्स हैं, मतलब वो ऐसी कंट्री जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर हम देख ले मटेरियल गुड्स को लेके, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि वहाँ के लोग पैसा तो बहुत बना रहे हैं, बट उनकी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है। वो दिन भर बस लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनकी हेल्थ बेकार हो रही है, उनको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उनको अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, वो खुश ही नहीं है। तो आप ये बताइए, क्या इकोनॉमिक्स इसको स्टडी करेगा कि सिर्फ पैसा कमाना ही इकोनॉमिक्स है? वेलफेयर कहाँ गया? क्या वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? तो फिर इनको थोड़ा सा यहाँ पे लगा होगा झटका। दूसरा, लोगों ने ये बोला कि आपने सिर्फ मटेरियल गुड्स को ही वेल्थ माना, सर्विसेज भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, टीचिंग ही नहीं होगी, तो क्या ही वो आगे फ्यूचर में कर पाएंगे, ठीक है। अगर लोगों की हेल्थ नहीं अच्छी होगी, मेडिकेयर को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो जब हेल्थी नहीं होगी तो लोग बनाएंगे कैसे, प्रोडक्शन कैसे कर ले जाएंगे? आपने इन सब चीज़ों की तो बात ही नहीं की। तो ये भी इनकी एक लिमिटेशन थी कि इन्होंने सर्विसेज को इग्नोर किया। नेक्स्ट इज एज्यूम किया इन्होंने कि मैन जो है वो सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जो कि अनरियलिस्टिक है। मतलब ये बात हजम नहीं हुई लोगों को कि आपने बोला कि इकोनॉमिक मैन है, मैन जो है वो इकोनॉमिक है, मतलब सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है और उसी के लिए वो लगा पड़ा है कि वो वेल्थ बनाए। बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते कि ऐसा है। बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि उनको कल को अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, वो इसलिए मेहनत करते हैं ताकि वो कल घर जाएं, अच्छा सामान लेके जाए, बच्चों को उस चीज़ को खिलाएं तो बच्चे खुश हों और उनको वो खुशी मिले, ठीक है। लोग अच्छी लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ सेल्फिश होकर काम कर रहे हैं? सिर्फ सेल्फिश होना मोटिव नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स काम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए, वो उनको
आगे फ्यूचर में कुछ बना पाएँ। तो यहाँ पे भी इनको काटा गया कि आपने सेल्फिश इंटरेस्ट की बात करके भी बहुत लिमिटेड कर दिया, और इकोनॉमिक्स हमारे हिसाब से सिर्फ पैसों पे ही फोकस नहीं करती। तो यहाँ से इनकी जो वेल्थ डेफिनेशन आई वो खारिज की गई। उसके बाद मार्शल ने इनकी वेल्थ डेफिनेशन पे सवाल उठाते हुए अपनी खुद की डेफिनेशन दी, और उस डेफिनेशन का नाम था वेलफेयर डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है एडम ने कौन सी दी थी, वेल्थ। उन्होंने वेल्थ की बात की थी। उसके बाद मार्शल आते हैं जो ऑफ कोर्स नहीं सेटिस्फाई थे उनकी वेल्थ की डेफिनेशन को लेके, उन्होंने कमियां जो मैंने बताई आपको वो बताई। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का कॉन्सेप्ट दिया, डेट इज वेलफेयर। एल्फ्रेड मार्शल जो हैं उन्होंने मटेरियल वेलफेयर की बात करी है। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल गेव द मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन इन हिज बुक। इनकी एक बुक है, नाम याद रख सकते हो, एमसीक्यू में आ सकता है, डेट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या है, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है ऑफ हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड वेल्थ टू इम्प्रूव मटेरियल वेलफेयर मीन्स वेलबींग। इन्होंने बोला ठीक है वेल्थ कमाना इज इम्पॉर्टेंट, बट वेल्थ कमा क्यों रहे हैं इसकी बात तो करो। इंसान वेल्थ इसलिए कमाता है ताकि वो अपना वेलबींग, ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर पाए। ठीक है, वो पैसा इसलिए कमाता है ताकि वो अपना वेलफेयर कर पाए, अपनी फैमिली का वेलफेयर कर पाए। तो एडम ने इसकी बात नहीं की थी। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि हाउ पीपल अर्न, ये चीज़ तो स्टडी करेगा कि लोग कमाते कैसे हैं, और वो जो कमाया है उसको स्पेंड कैसे करते हैं। ठीक है, वो कैसे खर्च करते हैं अपनी वेल्थ को, ताकि वो अपनी वेलबींग, ताकि वो अपनी मटेरियल वेलफेयर को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स का सेंटर है वो है ह्यूमन का वेलफेयर। इकोनॉमिक्स ये स्टडी करेगी कि लोग कमाते कैसे हैं, और मेन फोकस है जो उन्होंने कमाया उसको खर्च कैसे करते हैं जिससे वो अपना वेलफेयर कर पाए। ठीक है, तो वेल्थ सिर्फ एक टूल है। इन्होंने बोला कि पैसा, ठीक है, जो वेल्थ है वो सिर्फ एक टूल है। टूल है मतलब एक जरिया है, एक जरिया है आपको अच्छी लाइफ बिताने के लिए। सिर्फ एंड नहीं है कि वेल्थ कमाना वेल्थ कमाना वेल्थ कमाना, दैट्स इट, क्योंकि एडम ने बोला। इन्होंने बोला वेल्थ कमाना है, लेकिन वेल्थ कमाने के साथ मेरा फोकस इस पे होगा कि उसको यूज करके हम अपना वेलफेयर कैसे करेंगे। और इकोनॉमिक्स इसी चीज को स्टडी करती है कि एक पर्सन पैसा कमा के उसको कैसे अपने वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करता है। तो इनके डेफिनेशंस की क्या फीचर है, पहला तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि हाउ पीपल लिव, अर्न एंड स्पेंड टू इम्प्रूव देयर लाइफ, पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। लोग कैसे कमाते हैं इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन वो इस पैसे को खर्च कैसे करते हैं जिससे वो अपना वेलफेयर कर पाए, जिससे वो अपना वेलबींग मेंटेन कर पाए, जिससे वो एक अच्छी लाइफ बिता पाए। इकोनॉमिक्स में हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है, मतलब इकोनॉमिक्स एवरीडे एक्टिविटी स्टडी करता है कि हर दिन इंसान क्या करता है, हर दिन इंसान कैसे पैसा कमाता है, उसको कैसे खर्च करता है, कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली ये एवरीडे एक्टिविटीज स्टडी करता है, हर दिन की एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है। हर दिन इंसान कैसा अप्रोच रखता है, कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करता है, कैसे अपनी वेलबींग को मेंटेन करता है। यहाँ पे हम साधु, सेंट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं करते हैं, इन्होंने बोला, क्योंकि जो साधु सेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये चिंता नहीं होती कि मैं पैसा कमा के उसको खर्च करके अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा करना है, ठीक है, मैं वेलबींग मेंटेन करनी है। नहीं, उनका ये पर्पस नहीं होता है। आप भी देखते हो बहुत सारे साधु जंगल में रहते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं और ऐसे ही अपना जीवन नेचर के साथ निकाल देते हैं। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम एवरीडे नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में इन्होंने ये क्लियर किया आपको। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि वेल्थ जो है वो कोई गोल नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला वेल्थ इज नॉट अ गोल, वेल्थ इज अ टूल जिससे हम अपना वेलफेयर कर पाए, ठीक है। तो वेल्थ कोई गोल नहीं है, जो एडम ने कह दिया कि हमें पैसा कमाना है, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा रिच कंट्री हो, उतनी बढ़िया इकोनॉमी है कंट्री की, मतलब वही इकोनॉमिक स्टडी कर रहा है। नहीं, इन्होंने बोला वेल्थ एक जरिया है, ठीक है, वेलफेयर मेन गोल है कि हम उस वेल्थ को कमा के अपनी लाइफ को कैसे अच्छा करते हैं, हम वेलबींग को कैसे इंप्रूव करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। Only that welfare which can be measured in money term is studies in economics। एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने ये बोला कि सिर्फ वो वेलफेयर की बात कर दी, लेकिन इन्होंने बोला वो वेलफेयर जो मनी के टर्म में मेजर हो सकता है।
जो मनी के टर्म में मेजर हो सकता है उसको ही हम वेलफेयर मानेंगे और उसको ही इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। क्योंकि वर्ड आपने देखा था कि इन्होंने बोला कि मटेरियल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है? मटेरियल वेलफेयर। मतलब आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने खूब पैसा कमाया है, ठीक है, आपने उसको कैसे खर्च करते हो? आपने पैसा कमाया, आप उसको कैसे खर्च करते हो? जैसे आपने कमाया और आप ये फोकस करते हो कि यार मैंने जो कमाया उससे मैं हेल्दी फूड लूँगा जिससे मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो, जिससे मेरा मैं और टाइम तक अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँ, मेरा वेलबींग इंप्रूव हो, ठीक है। तो वो जो आपने खर्चा किया वो हम मेजर कर सकते हैं कि आपने हेल्दी फूड पे इतना पैसा लगाया, ठीक। इवन आप कहीं गए शॉपिंग मॉल, आपने बहुत ही अच्छे कपड़े खरीदे, ठीक है, आपने पैसा कमाया और बहुत अच्छे कपड़े खरीदे और आपको लगा कि इससे मेरा लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, ये चीज़ मेरी स्किन के लिए अच्छा है और मैं इसको खरीद रहा हूँ। वो भी आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो कि आपने उस पर कितना खर्चा कर दिया। तो इन्होंने बोला हम उसको ही वेलफेयर मानेंगे। मतलब वो वेलफेयर जो मनी के टर्म में मेजर हो सकता है, जो हम अपने लिए कर रहे हैं, उसकी ही इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। मनी हेल्प अस मेजर इंप्रूवमेंट इन लाइफ, क्योंकि इनका मतलब था कि हम जिस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं उस चीज़ से हमारा लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसको हम अगर मेज़र कर सकते हैं कि हमारा उससे कितना वेलफेयर हो रहा है मनी के टर्म में, तो वही हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में। ये एक लिमिटेशन है इनकी कि वेलफेयर को इन्होंने उसी हद तक लिमिट कर दिया जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा वेलफेयर है जो तुम्हारा हो रहा है लेकिन तुम उसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसको इन्होंने कहा कि वो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। तो ये अभी आप आगे देखोगे कि इनकी लिमिटेशन भी बन के आएगी। बाकी याद रखना कि इन्होंने उस वेलफेयर की बात करी है जो मनी के टर्म में मेजर हो सकती है। आप अच्छे रेस्टोरेंट गए, आपने रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाया, उसका बिल जो है वो बताएगा कि आपकी कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ हुई उस की वजह से, उससे आपके कितना मनी के टर्म में वेलफेयर हुआ है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल वेलफेयर की इन्होंने बात करी थी। नेक्स्ट है कि इनकी क्या लिमिटेशन। ऑफ कोर्स इसके बाद रॉबिन्स आएंगे और उन्होंने इनकी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थे, मतलब उनको नहीं मज़ा आया। उन्होंने बोला कि ठीक है एडम ने जो भी बोला तुमने काट के अपनी बात रख दी कि हम वेल्थ नहीं करेंगे, हमें वेलफेयर पे फोकस करना, मतलब एक कदम और आगे जाना है, ठीक है, कि उस वेल्थ से हम कितना वेलफेयर कर पा रहे हैं। मान लो तुम पैसा बहुत कमाते हो, तुम घटिया ज़िंदगी जी रहे हो, तो तुम कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम कम पैसा कमा रहे हो, उससे भी तुम अपने लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, तो तुम अपना वेलफेयर कर रहे हो, तुमने ये सब ठीक बोला। बट रॉबिन्स ने बोला कि आपने क्या किया है, आपने एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में, जो कि इनकरेक्ट है। मतलब आपने बोल दिया वो वेलफेयर जो मनी के टर्म में मेजर होगा वो हम कंसीडर करेंगे इकोनॉमिक्स में, उसकी स्टडी करते हैं, जो नहीं मेजर होगा उसको हम इकोनॉमिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये जो तुम्हारा इसके लिए तुमने जो डिवाइड किया है एक्टिविटीज़ को, मतलब मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इन्होंने बोला कि सही नहीं है, वो इनकरेक्ट है। क्योंकि इनका मानना ये था कि जैसे फीमेल हैं जो कुक करती हैं घर में, वहाँ पे आप ये कह रहे होगे कि मदर अगर कुक कर रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ वो पैसा कमाने के लिए वो चीज़ नहीं कर रही है। बट इन्होंने बोला कि हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक एंगल जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? जैसे मदर जब कुक कर रही हैं तो वहाँ पे इन्होंने बोला रिसोर्स तो यूज़ हो रहे हैं ना, वहाँ गैस यूज़ हो रही है जिसमें भाई पैसा लग रहा है, वेजिटेबल्स यूज़ हो रही है जो खरीद के आई हैं, उनके एफर्ट्स लग रहे हैं, उनका समय लग रहा है, तो उन सब चीज़ों की भी तो लिमिटेशन है ना। समय उनके पास क्या बहुत है, लिमिटेड है, जिसमें वो उस समय में वहाँ काम कर रही है। तो इन्होंने बोला कि तुम कैसे एक एक्टिविटी को बिल्कुल इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हर एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक एंगल जुड़ा होता है, जिस वजह से इन्होंने बोला कि आपने ये चीज़ गलत की है, आपको ये डिवाइड नहीं करना चाहिए था। दूसरा इन्होंने कमी निकाली कि वेलफेयर जो है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए नहीं ले सकते हो एक आधार के रूप में। मतलब हर इंसान का वेलफेयर की मीनिंग अलग है। जैसे मेरे लिए वेलफेयर ये है कि अगर मैंने कमाया अच्छा तो मुझे लग रहा है मेरा कल्याण, मेरी लाइफस्टाइल या मेरी वेलबींग तब इंप्रूव हो जाएगी जब मैं iPhone 16 ले लूँगी, ठीक है, मेरा तब हो पाएगा वेलफेयर। आप कह रहे हो कि मैम मेरा वेलफेयर तो तब हो जाएगा जब मैं एक अच्छा सा कोर्स परचेज कर लूँगा जिससे मैं और अच्छी स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए वेलफेयर कुछ अलग है, मेरे लिए वेलफेयर कुछ अलग है। तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स को हम इसका आधार नहीं बना सकते कि इकोनॉमिक्स वेलफेयर को स्टडी करती है। हम क्या कहेंगे कि किसका वेलफेयर सही है, किसके अकॉर्डिंग गलत है, वो आप बेसिस नहीं ले सकते क्योंकि वो हर इंसान के अकॉर्डिंग वैरी करता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो नॉन मटेरियल गुड्स हैं
और वो भी वेलफेयर प्रमोट करते हैं, सिर्फ मटेरियल गुड्स नहीं। हाँ, आपने देखा था कि सिर्फ इन्होंने बोला कि मटेरियल गुड्स, मटेरियल वेलफेयर ही वेलफेयर है, बट जो नॉन मटेरियल गुड्स हैं जैसे कि टीचिंग हो गया, ठीक है, दूसरों की हेल्प करना हो गया, तो इनसे भी तो वेलफेयर होता है। किसी के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे भी तो आपकी कहीं ना कहीं वेलबींग, आपका मेंटल पीस रहता है। तो वो चीज़ हम क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? ठीक है, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्री में चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी ऑफ कोर्स कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट है, इन सब से भी तो लोगों का वेलफेयर हो रहा है। तो हमने उसको क्यों कंसीडर नहीं किया? हमने सिर्फ मटेरियल गुड्स को ही क्यों इंपॉर्टेंस दिया? सिर्फ पैसा खर्च कर देने से ही ज़रूरी नहीं है कि लोगों का वेलफेयर हो जाए। अगर हम फ्री में भी कुछ चीज़ें लोगों के लिए कर देते हैं, अपनी सर्विस भी दे देते, तो उससे भी तो वेलफेयर होता है। तो उस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया। तो इस चीज़ों पे जो रॉबिन्स है, उन्होंने इनको बोला कि आपका जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी करती है, वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ऑफ कोर्स जब रॉबिन्स ने इनकी भी डेफिनेशन को बोला कि नहीं, इकोनॉमिक्स इस चीज़ तक लिमिटेड नहीं है, इकोनॉमिक्स तो कुछ और बात कर रही है, तो उसके बेसिस पे रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दी, दैट इज स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है जो क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। ये ना हम बहुत पहले पे आ गए। पहले पे क्या? जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने तुम्हें बताया था एक स्टोरी से कि हम ये एवरीडे चीज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है, और हमारी वांट्स क्या है, लिमिटेड है, और हम कैसे उससे अपनी उस लिमिटेड रिसोर्स से कैसे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, क्या चूज़ करते हैं, क्या छोड़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो वही चीज़ रॉबिन्स ने बोली कि देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे बिहेवियर को स्टडी करता है कि एक ह्यूमन कैसे डिसाइड करता है कि किस तरीके से उसको चॉइस करनी है। चॉइस क्यों करनी है? क्योंकि रिसोर्स जो है, ठीक है, वो लिमिटेड है, और जो वांट्स है वो हमारी अनलिमिटेड है। हम उस लिमिटेड रिसोर्स से सब कुछ नहीं पूरा कर सकते, तो हमें चूज करना होगा कि हमें क्या पूरा करना जरूरी है और क्या हमें छोड़ना चाहिए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग चीज है ना, इसी चीज को इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स, एंड्स बेसिकली जो आपकी डिमांड है जो कि अनलिमिटेड है, और स्कैर्स मीन्स मतलब जो रिसोर्सेज हैं विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड द थिंग इज कि रिसोर्सेज के क्या है, यूजेस अल्टरनेटिव है। जैसे मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने कहा ये लो आपके 100 रुपये हैं, ये है रिसोर्स, और आपने बोला मैम मुझे तो 100 रुपये मिल गए हैं, अब मेरे पास तो बहुत सारी ज़रूरत है जो मुझे पूरी करनी है। मैंने कहा ठीक है कर लो। अब आप सोच रहे हो कि आपके पास तो बहुत सारी वांट्स है उस 100 रुपये से पूरी करने के लिए, ठीक है, आपकी ज़रूरतें बहुत सारी है, लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड आ गया, 100 ही रुपये है, और ज़रूरतें तो आपकी अनलिमिटेड है। फिर आपको ये भी पता है कि उस 100 रुपये से चाहे तो आप नोटबुक खरीद लो, चाहे तो आप कोई चिप्स वगैरह खरीद लो, ठीक है, या तो उस 100 रुपये से आप मूवी टिकट खरीद लो। मतलब उस जो रिसोर्स है ना, जो आपके पास जो ये लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास 100 रुपये, इसके यूज़ देख रहे हो कितने सारे हैं, मतलब इसके अल्टरनेटिव यूज़ हैं कि आप इससे ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एंड इसीलिए आप फंस गए हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए और क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। इसी में जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो, उसी चीज़ को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है, जो कि आपके रॉबिन्स ने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने सिंपल बोला, उन्होंने बोला वांट्स अनलिमिटेड है, जो कि आपको भी पता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड होती है, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, बट क्या बहुत कुछ हम ले सकते हैं एक बार में? क्या रिसोर्स हमारे पास उतने होते हैं? तो नहीं। जो मीन्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, इन्होंने बोला। इवन मीन्स के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपीज़ का नोट आप बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो वो लिमिटेड होता, बस उसका काम इसी चीज़ में आ रहा होता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्या ही चॉइस करना, जहाँ पे उसको यूज़ कर सकते थे बस उठा के उसको वहीं यूज़ करते। बट सिंस उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है और यहाँ पे आपको इस वजह से चॉइस करना पड़ रहा है, तो इसको स्टडी करना है हमें। एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज नेसेसरी। अब जब रिसोर्स लिमिटेड हैं और इच्छाएं तुम्हारी बहुत सारी हैं, तो आपको ये देखना होगा कि हम उस रिसोर्स से, उस कम रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम उसको बर्बाद कर दें, फिर फ़ायदा क्या होगा?
तो उस स्कैर्स रिसोर्स का आपको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, मतलब उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इस तरीके का डिसीजन मेकिंग आपको करनी होगी। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस। ऑफ कोर्स आपको चॉइस करनी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्स से आप कुछ ही चीज़ें कर सकते हो। तो जो चीज़ भी आप करने जा रहे हो, ये फोकस करके आप चॉइस करिएगा कि उससे आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो पाए और वो आपका डिसीजन सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने चॉइस की कि आपको नोटबुक लेनी चाहिए क्योंकि आपका कल पेपर आ रहा है और आपको पढ़ना है और ये आपका लंबे समय तक साथ देने वाली, इंस्टेड आप वो चिप्स का पैकेट खा के एक बार में ख़त्म कर दो। तो ये आपने इसलिए लिया क्योंकि आपको लगा कि इस स्कैर्स रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन यही हो सकता है मेरे लिए और इससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि क्या मैम इनकी डेफिनेशन बिल्कुल बेस्ट थी, क्या इसके अगेंस्ट कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, लोग सेटिस्फाइड हो गए कि ठीक है इकोनॉमिक्स इसी चीज़ को स्टडी करता है, या इसको भी क्रिटिसाइज किया गया? तो ऑफ कोर्स इनको भी क्रिटिसाइज किया गया और इनको क्रिटिसाइज करने का वे भी ठीक था, क्योंकि इन्होंने ना एक चीज़ लिमिटेड कर दी। वो ये कर दी कि हम इकोनॉमिक्स में ये फोकस कर रहे हैं कि स्कैरसिटी है, ठीक है, स्कैरसिटी मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, वांट्स अनलिमिटेड, तो क्या ही दिक्कत थी? चीज़ों की ही कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है और ज़रूरतों की भी कमी नहीं है। तो जितना ज़्यादा पैसा है उतनी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करते जाते हैं, चॉइस ही क्यों करनी है, क्या छोड़ना क्यों नहीं छोड़ना ना, ये ना होता। तो इन्होंने जब बोला कि स्कैसिटी एक कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, क्योंकि रिसोर्स कम है इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स स्टडी करने में हेल्प करती है कि एक ह्यूमन कैसे डिसाइड करता है। बट जो इनके क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला कि स्कैसिटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, स्कैसिटी प्रॉब्लम है, बट इसके अपार्ट लोगों ने बोला कि जब एबेंडेंस होता है, मतलब रिसोर्सेज इवन जब बहुत ज़्यादा होते तब भी तो दिक्कत होती है। उस दिक्कत का एग्जाम्पल ग्रेट डिप्रेशन से दिया गया। ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ, आप अगर हिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे तो आपने देखा होगा उस टाइम पे क्या हो रहा था कि फैक्ट्रीज बहुत ही प्रोडक्शन हो रहा था, इवन इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे, इवन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, वो खरीद भी नहीं रहे थे। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन भरा पड़ा था, मतलब गुड्स सड़ रहे थे एक तरीके से। जब गुड्स सड़ रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो फैक्ट्रीज़ क्या होने लगी, बंद होने लग गई। जब फैक्ट्रीज़ बंद होने लगे, लोग बेरोजगार हो गए, तो फिर पैसा ही नहीं है ऑफ कोर्स, और पूरी इकोनॉमिक्स क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ स्कैसिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी जो एबेंडेंस होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, सरप्लस में चीज़ें होती हैं, तब भी इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्टी आ जाती है कि तब हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो आप सिर्फ स्कैसिटी को ही एक इकोनॉमिक की प्रॉब्लम नहीं बता सकते, एबेंडेंस सरप्लस भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसको इन्होंने इग्नोर किया, तो लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया। दूसरा, रॉबिन्स ने ये भी इग्नोर कर दिया कि रिसोर्सेज की ग्रोथ हो सकती है। अच्छा आप बताओ, पहले को आप ये कह सकते थे ये एक लैंड है, ठीक है, हम इस पर बस इतना ही ग्रो कर सकते हैं, मतलब मान लो 100 क्विंटल ही ग्रो कर सकते हैं, इतने लैंड पे इतना ही पॉसिबल है। बट आज के टाइम पे आप क्या देख रहे हो, आज के आप टाइम पे देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। ठीक है, आज हम उस लैंड पे जहाँ पे हम पहले बोलते थे 100 हो सकता है, आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से उस पर 400-500 क्विंटल भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड ऑल। तो इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को ही आधार मान लिया कि रिसोर्स लिमिटेड ही हैं, उनको हम बढ़ा नहीं सकते, उनसे हम और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज कर सकते। बट ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, रिसोर्सेज को हम ओवर टाइम इंक्रीज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, स्किल्स की मदद से, जो इन्होंने नहीं कंसीडर किया और लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया कि आपकी डेफिनेशन में ये कमियां हैं। कि पहली बात तो आप स्कैसिटी पे ही फोकस कर गए, आपको ये भी पता होना चाहिए कभी कभी एबेंडेंस की वजह से, सरप्लस की वजह से भी दिक्कत आती है, सिर्फ स्कैसिटी की वजह से ही प्रॉब्लम नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा होता है तब भी हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे कि फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, लोगों के पास जॉब नहीं होती है, माल सड़ रहा होता है। ऐसा नहीं कि रिसोर्स कम है, रिसोर्स अनलिमिटेड है, बहुत है, लेकिन कोई वांट ही नहीं, लोग डिमांड ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ की, तब भी तो प्रॉब्लम हुई। इवन आपने ये भी फोकस नहीं किया कि रिसोर्सेज को तो इंक्रीज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, तो आपने उसको भी इग्नोर मार दिया। आपने तो बोला लिमिटेड ही है, कैसे लिमिटेड है, जब आजकल की टेक्नोलॉजी एडवांस है और हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये चीज़ पे इन्होंने फोकस नहीं किया
और यहाँ से क्रिटिक्स ने इनके डेफिनेशंस को भी इग्नोर मारा। ठीक है, उसके बाद जो सैमुअल्सन है उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी। ठीक है, इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं क्योंकि इनका ठीक था इकोनॉमिक्स, मतलब वो उनसे सेटिस्फाइड थे रॉबिन से, बट उन्होंने बोला कि आपने ये सिर्फ दो चीज़ इग्नोर की हैं, तो हम इन दो पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस करके बताएंगे कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से स्टडी करेगी। तो सैमुअल्सन ने बोला कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि हाउ स्केर्स रिसोर्स आर यूज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स ओवर टाइम फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये स्टडी करता है कि कैसे हम ये जो स्कैर्स रिसोर्स, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनको कैसे हम यूज़ करके प्रोडक्शन करें, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, ताकि हमारा जो प्रेजेंट है, मतलब जो हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन, मतलब इतना प्रोडक्शन कर ले जाए, इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि हमारे प्रेजेंट की जो वांट्स है वो तो सेटिस्फाई हो ही जाए, इवन हम फ्यूचर के लिए भी फोकस कर पाए, फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को सस्टेन कर पाएँ। इन्होंने बोला सिर्फ आज का नहीं सोचना, हमें आगे का भी सोचना है। इकोनॉमिक्स इस बात की बात करती है। ठीक है, तो इनके डेफिनेशन का फीचर क्या था? इन्होंने बोला कि हमें जो स्कैर्स रिसोर्स है, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनका अच्छा सा यूटिलाइजेशन करना है, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है। दूसरा, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज को ग्रो करना है ओवर अ टाइम। ऐसा नहीं कि जो रिसोर्सेज हैं हमने बस उसमें प्रोडक्शन कर लिया, उससे जितना आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और आज की नीड को पूरा कर लिया और ख़त्म। नहीं, हमें फोकस ये करना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ जिससे आज के लिए तो चीज़ें रहें बट फ्यूचर में भी वो चीज़ें लोगों को अवेलेबल हो पाएँ। तो इन्होंने बोला कि हमें रिसोर्सेज की ग्रोथ पे फोकस करना है कि कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं समय के साथ। सजेस्ट सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन्होंने बोला कि आप बस इकोनॉमिक प्रॉब्लम मत बताइए कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, ये प्रॉब्लम है इसलिए हम चीज़ें कर रहे हैं, इसीलिए हमें डिसाइड करना है। नहीं, आप सॉल्यूशन भी बताइए कि हम कर क्या सकते हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को लाएं, क्या हम करें, कौन सी स्किल हम गेन करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को नहीं, हमें सोल्यूशन की भी डिस्कशन करनी चाहिए। डायनेमिक है, मतलब सिर्फ आज के बारे में नहीं फोकस करना है, हमें फ्यूचर के भी डेवलपमेंट को लेके सोचना है। मतलब रिसोर्सेज जो आज हैं उसको यूज़ कर लो प्रॉपर तरीके से, ख़त्म नहीं, हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि हम आज की ज़रूरतों को तो पूरा करें बट ये भी सोचे कि रिसोर्सेज को इंक्रीज कैसे करके फ्यूचर के लिए सस्टेन किया जा सकता है। तो इन्होंने आज के लिए तो बात की बट फ्यूचर को भी इम्पोर्टेंस दिया, रिसोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए एक थॉट दिया, एक सॉल्यूशन दिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो वो डेफिनेशन आपकी सैमुअल्सन ने हमें दी। इसके बाद कीनीज की भी डेफिनेशन आती है। कीनीज ने क्या बोला? कीनीज का अगर आप देखोगे तो कीनीज जो है आपके इन्होंने इकोनॉमिक डेफिनेशन को इस तरीके से बोला कि इन्होंने बोला कि आप ठीक है, सारी चीज़ें आपकी सही हैं, आप लोग जो डिस्कस कर रहे हो बिल्कुल सही डिस्कस किया आपने कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड हैं और हमें फोकस करना है कि हम कैसे इस अनलिमिटेड वांट को, इस लिमिटेड रिसोर्स से, इस लिमिटेड रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके सिर्फ आज के लिए नहीं इवन फ्यूचर के लिए उसको इंक्रीज करके हम कैसे डिसीजन मेकिंग करें, कैसे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें। दैट्स इट, वेरी गुड, हम सब सही जा रहे हैं। बट इन्होंने बोला कि मेन मुद्दा अगर हम देखें जो है कंट्री का वो ये है कि हमारे यहाँ जॉब्स लिमिटेड हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जॉब चाहते हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही क्योंकि जॉब की कमी है। हमें इस पे पहले फोकस करना चाहिए क्योंकि अगर जॉब नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो वांट से कहाँ से आएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली किस चीज़ को स्टडी करती है। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स मेनली स्टडी करेगी जॉब को और इनकम को। इनका बिलीव ये था कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में वो है अनएम्प्लॉयमेंट और इनका मानना था इकोनॉमिक्स इस बड़ी प्रॉब्लम को ही स्टडी करती है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही है। तो इकोनॉमिक्स में हम इन्होंने बोला हम यही स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, हमें ये स्टडी करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों,
कैसे हम जॉब्स को इंक्रीज कर सकते हैं इसकी बात करूं। इवन हम कैसे जॉब को इंक्रीज करने के साथ साथ कंट्री की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे इकोनॉमी को स्टेबल बना सकते हैं, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इसकी स्टडी करता है। मतलब इन्होंने एक बड़े फिगर पे बात करी। अब तक की जो डेफिनेशन थी वो छोटे पर्सपेक्टिव को लेके फोकस कर रही थी कि एक इंडिविजुअल के सामने ये प्रॉब्लम है कि रिसोर्स कम है, ये कम है, वो कैसे डिसाइड करा। वो एक छोटे लेवल का पर्सपेक्टिव था जो कि हम आगे समझेंगे भी कि उसको हम इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच में डालेंगे। बट इन्होंने एक बहुत ही बड़े लेवल पे बात करी। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स का फोकस दिया ना, वो पूरी कंट्री के लेवल पे बात करी कि कंट्री में प्रॉब्लम क्या है। पहले वो देखो कि कंट्री में जो सबसे बड़ी समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हमें टैकल करना है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स उस चीज़ की स्टडी करेगी कि कैसे हम समझें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें सोल्यूशन डिस्कस करना है कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, मतलब कैसे हम जॉब्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जब जॉब होंगी तो ऑफ कोर्स कंट्री की इनकम इंक्रीज होगी, उसको हम कैसे बूस्ट करेंगे। और जब जॉब है, इनकम है, सब चीज़ें सही से चल रही हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है, लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं, उसको पूरा कर पा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको इन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, तो जो केन्स की डेफिनेशन है वो बेसिक हमारी देखेंगे कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव को लेके है, जो कि था अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इन्होंने जॉब और इनकम के बारे में बात करी। तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है जॉब पे। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमिक्स इन्होंने बोला इसी चीज़ की स्टडी करता है। ठीक है, मोर जॉब मोर इनकम। इन्होंने बोला जब लोगों के पास ज़्यादा काम होगा, ठीक है, तो उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। जब ज़्यादा पैसा होगा तो फिर कंट्री रिच होगी, कंट्री के पास वेल्थ होगी, लोग अपना वेलफेयर कर पाएंगे, अच्छी लाइफ जी पाएंगे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इन्होंने बोला सारी जड़ तो पहले पकड़ो, सारी जड़ तो अनएम्प्लॉयमेंट है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो इस पे फंसे हुए हैं कि वांट ज़्यादा है, रिसोर्स लिमिटेड है, कैसे पूरा करें। अरे पूरा करने के लिए जो जरिया है वही तो प्रॉब्लम है, पहले उसकी हम बात कर लें। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स का फोकस डाला एम्प्लॉयमेंट पे। स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, केन्स की जो डेफिनेशन है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट ऑफ कंट्री की बात करती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक पूरी पिक्चर इन्होंने देखी, इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करके एक ही पर्सन की बातचीत नहीं करी। इन्होंने पूरी कंट्री का मुद्दा उठाया और उसको बोला कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक्स इसकी स्टडी करता है। तो इनको आप देखोगे ना, तो उन्होंने कंट्री के पूरे सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को उठाया, कंट्री की पूरी इनकम की बात करी और कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल आउटपुट क्या है, उसको फोकस किया। तो मतलब इन्होंने मैक्रो लेवल पे अपना कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का दिया। गवर्नमेंट मस्ट हेल्प, इन्होंने बोला सरकार को मदद करनी चाहिए क्योंकि जॉब उसको क्रिएट करनी चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो क्यों नहीं जॉब क्रिएट कर रही है, वो क्यों नहीं इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रही, ये प्रॉब्लम क्यों है। और अगर आप देखो आज के टाइम पे भी देखो, हमारे कंट्री की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री की भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो केन्स का जो ये मेन फोकस था ना, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, वो आज भी सस्टेन कर रहा है कि आज भी मुद्दा यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, वांट्स ठीक है अनलिमिटेड है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप बताओ, आपके पास जो भी ये वांट्स है खूब सारी अनलिमिटेड, तुम्हारे पास रिसोर्स तो है नहीं कि तुम उसको सेटिस्फाई कर पाओ। तो क्या हम इंडिविजुअल लेवल पे तुम्हारे साथ बात भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते हैं। तो मेन फोकस के बारे में इन्होंने बात करी, इन्होंने मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी